हेलो एवरीवन, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग में मतलब ये पेंट इस अभी तो इस पेंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया है। ये एक फ्रांस के पेंटर ने बनाई थी। ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी है और एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में एक आज़ादी का घोषणा पत्र है। मतलब इसी इसी पेंटिंग के बारे में आगे दिए हुए फर्स्ट पैराग्राफ में। और ये कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। 1848 में जो एक फ्रांस का आर्टिस्ट था, मतलब फ्रांस का पेंटर था, फेडरिक सरियू, उसने ये 4 सीरीज़ की पेंटिंग बनाई थी। मतलब अपने सपनों का जो ख्वाब, अपने ख्वाबों की दुनिया होती है, मतलब सपनों की दुनिया होती है, उसके हिसाब से एक आदर्श समाज, एक आदर्श देश कैसा कैसा होना चाहिए, उसने एक अपने हिसाब से एक आदर्श दुनिया बनाई थी। मतलब पेंटिंग पे जो मतलब डेमोक्रेटिक हो, सोशल रिपब्लिक हो। इसमें हमने देखा है कि इसमें जो बताया गया है, यूरोपियन और अमेरिकन पुरुष जो महिलाएं हैं, सभी एज के और हर सोशल क्लास के, एक मर्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। लॉन्ग ट्रेन का मतलब होता है लंबी लाइन में जा रहे हैं, जो कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी को पास करने। स्टेचू ऑफ लिबर्टी मतलब होता है जो आज़ादी का प्रतीक हो, मतलब हर आदमी आज़ाद है, कोई कोई किसी पे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। ये एक सिंबल है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं। जहाँ तक ध्यान होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब भी लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, मतलब लिबर्टी को किस, आज़ादी को किस तरह दिखाया था, एक महिला के रूप में दिखाया गया था, एक स्त्री के रूप में दिखाया गया था। और इस मूर्ति में भी, जो ये जो मूर्ति है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, इसमें द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी वेयर इन वन हैंड, मतलब होता है एक जो ज्ञान की मशाल होती है, ज्ञान का टॉर्च होता है, ज्ञान की रोशनी एक एक हाथ में है और दूसरे हाथ में कैरेक्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन, मतलब एक दूसरे हाथ में जो मानव के अधिकारों का एक पत्र है, मतलब मानव के अधिकारों की बात हो रही है। जो हमने देखा तो जो ज़मीन में कुछ अवशेष बिखरे पड़े थे, मतलब जो टुकड़े बिखरे बिखरे पड़े थे, वो इसका सिंबल है, वो एब्सोल्यूटिज्म इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कोई ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार जो दमनकारी है बहुत ज़्यादा, लेकिन पावरफुल है, वो उसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ऐसी सरकार को हमने तोड़ दिया। मतलब ऐसी सरकार के जो ज़मीन में जो अवशेष पड़े थे, ये उसका सिंबल है कि अब वो सरकार हमने तोड़ दी। और सरयू की एक यूटोपिया विज़न है। यूटोपिया विज़न मतलब दुनिया का मतलब होता है कि अभी जो हम नेशन है, मतलब जो व्यक्ति में कितने भेदभाव है, रंग को देख के, रूप को देख के, हाइट को देख के, हम उस किसी के झंडे को देख के पता लगा लेते हैं ये किस देश का है। किसी के जो नेशनल कस्ट्यूम कपड़े हैं, क्या यार ये इस टाइप के कपड़े पहना है तो ये उस देश का होगा, इस टाइप के कपड़े पहना है उस देश का होगा। तो यूटोपिया मतलब होता है एक आदर्श समाज, मतलब जहाँ पे ये इन सब चीज़ों का कोई भेदभाव नहीं हो रहा। और इस लाइन को, मतलब ये जो लंबी लाइन कतार जा रही है, इस लाइन को, स्टेचू ऑफ लिबर्टी को लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड, जो कि उस टाइम पर एक नेशन स्टेट बन चुके थे, मतलब उस टाइम पर एक प्रॉपर नेशन बन चुके थे। और फ्रांस जो है अभी अभी पहुंचा है स्टेचू ऑफ लिबर्टी ट्री कलर लेके। और इसके जस्ट पीछे है जर्मनी, जो कि हाथ में अपने लिए हुए ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग का झंडा। इंटरेस्टिंग बात यह है, सरयू ने जब पेंटिंग बनाई थी 1848 में, जब पेंटिंग बनाई थी, तब उस टाइम पे जर्मन जो है यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं था। और जो कि अब अपना फ्लैग पकड़ा हुआ है, कि उसका ये देश है जो जर्मन स्पीकिंग देश हैं, जर्मन स्पीकिंग राज्य हैं, उसको जर्मनी में मिलाना। मतलब जहाँ जहाँ तक जर्मन सीमा है, जर्मन सीमा के जो बाहर बाहर भी ऐसे देश हैं जहाँ पे जर्मन चलती है, अब उनको अपने पूरे जर्मन में मिलाना। जैसे इंडिया में हिंदी चलती है, पाकिस्तान में भी हिंदी चलती है, लेकिन पाकिस्तान अलग देश है जो कि पहले इंडिया के था। अब हम कहेंगे नहीं भैया, पाकिस्तान को इंडिया में मिलाना है, नेपाल को भी मिलाना है, क्योंकि वहाँ वो भी हिंदी भाषी राज्य हैं। जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनको इंडिया में मिलाना है। वैसे ही जर्मन का भी ये फ्लैग का सिंबल था कि जितने भी जर्मन दे मतलब जितने भी आसपास के जर्मन, जहाँ जहाँ तक जर्मन भाषा है, उसको जर्मन में मिलाना है।
और जर्मनी के पीछे, मतलब जर्मन के पीछे ऑस्ट्रिया है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगारी है और रशिया है। और ये सब जो हो रहा था, ये जो सब लाइन में कतार में चल रहे थे, उसको आसमान से, मतलब हेवन, स्वर्ग से क्रिस्ट देख रहे थे संत, और जो एंजल्स हैं ये सब इसको देख रहे थे। और इसका जो सिंबल है, इसका मतलब होता है कि एकता, मतलब पूरी दुनिया में भाईचारा हो, सब जगह भाईचारा हो। ये जो चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर में हम ज़्यादातर उसी बारे में बात करेंगे जो सरयू ने पेंटिंग, मतलब सरयू ने जो पेंटिंग बनाई थी उसके आसपास ही घूमेगी, मतलब जैसे लिबर्टी, आज़ादी, आम लोगों के बारे में, मतलब ये चैप्टर उसी उसी पर बेस्ड है। 19वीं सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म उभर कर आया था, जिसने पॉलिटिकल और मेंटल जो सोच है उसको चेंज करके रख दिया था। इसका रिजल्ट ये हुआ था कि यूरोप में कई सारे नेशन और स्टेट, मतलब मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, मतलब कई सारे नेशंस अस्तित्व में आए थे। और इसका कॉन्सेप्ट ये था मॉडर्न स्टेट का बनने का, जो कि काफ़ी लंबे समय से यूरोप में चल रहा था, कि अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज इन सोवियन कंट्रोल, मतलब एक सेंट्रलाइज पावर, एक प्रॉपर पावर हो, सिस्टम हो एक। तो इस बारे में विचार जो है यूरोप में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। और इसका जो मेजॉरिटी, मतलब यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि सिर्फ रूरली, मतलब जहाँ का जो शासन है, राजा है, जो हेड है, फिर भी जो प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं थी, जो भी उस टाइम का हेड था वो भी सोच रहा था, आम लोग भी सोच रहे थे, और काफ़ी लंबे समय से। और इसकी जो बात है पहले नहीं होती थी, मतलब पहले नहीं चल रही थी, जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुई थी। और ये शुरू कैसे हुई थी, जो आम लोगों का जो स्ट्रगल था, जो लीडर्स ने एक्शन लिए थे, कॉमन लोगों ने जो एक्शंस लिए थे, उसके थ्रू आया था। और इस चैप्टर में भी हम यही देखेंगे कि जो यूरोप में यूरोप का जो राष्ट्रवाद हुआ है, नेशनलिज्म हुआ है, और यूरोप में जो देश बने हैं, राज्य बने हैं, उनके बारे में देखेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी 1789 में। जैसा कि हमें याद है, फ्रांस 1789 तक एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब होता है एक ऐसी टेरिटरी था जहाँ पर ऐसे राजा का शासन है जो कि बहुत क्रूर है, तानाशाही है और बहुत पावरफुल है, जिसके खिलाफ कोई इजीली आवाज़ नहीं उठा सकता। लेकिन जब लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ उसकी तानाशाही, तो लोगों ने जब मिलकर उसका रिवॉल्यूशन करा, तो वहाँ पर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया, जो जिसने सोवरनिटी को जन्म दिया, मतलब एक आज़ादी को जन्म दिया। और इस रिवॉल्यूशन ने फ्रांस की घोषणा की थी एक नए राष्ट्र को बनाने के लिए, मतलब वहीं वहीं से शुरुआत हुई थी, फ्रांस एक नया राष्ट्र बनकर उभरा। जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे, जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे, उनका शुरू से ही इस आइडिया पर फोकस था कि सभी जो जो सभी फ्रेंच के नागरिक हैं, उनकी एक सामूहिक पहचान बने, उनकी भी एक पहचान बने, क्योंकि अब तक जो हो रहा था राजा के हिसाब से राजा के हिसाब से हो रहा था। ये जो आइडिया है, इस आइडिया ने एम्फेसाइज़ करा फादरलैंड को और सिटीजनशिप को। फादरलैंड का मतलब होता है भाई जहाँ का बाप, और वहीं का बेटा, मतलब ये हमारा देश है, बेसिकली मूल निवासी हैं हम यहाँ के सिटीज़न हैं। तो यहाँ के सिटीज़न होने के नागरिक हमें इक्वल राइट होनी चाहिए एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। और फिर बाद में फ्रांस में एक फ्रेंच का फ्लैग अडॉप्ट किया गया, 3 रंग का। और जो रॉयल स्टैंडर्ड था, रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो राजा का हर किंगडम का एक फ्लैग होता है, उसको उसको हटाकर अभी फ्रांस का नेशनल फ्लैग आया। उसके बाद ई स्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ। ई स्टेट जैसे हमारे अपने यहाँ पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे ई स्टेट है, उसका नाम बदलकर बाद में नेशनल असेंबली किया गया। अब मतलब जो है राजा वैसे नहीं बनेगा कि पहले दादा राजा था, फिर बाप बन गए, फिर बेटा बन गया, फिर आने वाली पीढ़ी ने। अब प्रॉपर इलेक्शन होंगे, सभी उसका वोट देंगे। न्यू हाइम्स कंपोज की गई, शपथ ली गई, और जो शहीदों को याद किया गया। और ये सब जो हो रहा था, ये देश के नाम हो रहा था। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आई, जिसने कि कानून कानून बनाए जहाँ जहाँ तक फ्रांस की टेरिटरी है, जहाँ जहाँ तक फ्रांस फैला हुआ है,
और जहाँ तक लोग बाग रह रहे हैं उन सब के लिए समान कानून रहा है। और इंटरनल ड्यूटी जो है, मतलब जो आंतरिक ड्यूटी है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, उसको अबॉलिश किया गया, उसको ख़त्म किया गया। और जो लोग रीजनल डायलेक्ट है, मतलब जो लोकल भाषा है, हर रीजन की लोकल भाषा है, जैसे इंडिया में भी कुछ लोकल भाषा होती हैं जो 50-60 किलोमीटर तक रहती हैं, उसके बाद फिर अलग भाषा आ जाती है, तो उसको ख़त्म किया गया। और जो फ्रेंच है, फ्रेंच भाषा को बोला गया और लिखा गया पेरिस में, जो कि अब कॉमन भाषा बन चुकी है फ्रांस की। जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे उनने ये इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो मिशन पे, मतलब हम जो काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म मतलब होता है कि तानाशाही, तानाशाही राजा से आज़ादी दिलवाना चाहते हैं, जो जिसकी मतलब सरकार चलती थी उसी के हिसाब से काम होता था। कोई राइट्स नहीं थे आम लोगों को। ये उनके खिलाफ, मतलब उसी के खिलाफ ही है लड़ाई जो जारी है। फ्रांस की जो खबर है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, और फ्रांस की जो खबरें हैं जब आसपास के देशों में, यूरोप के बाकी शहरों में, बाकी राज्यों में जब पहुंची, तो वहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास पीपल हैं, उन्होंने भी जोकोबिन क्लब की स्थापना की, जोकोबिन क्लब की शुरुआत की। ये जो कैंपेन चल रहा था फ्रांस में, इससे जब फ्रांस आर्मी जब हॉलैंड में घुसी थी, बेल्जियम में गई थी, स्विट्ज़रलैंड में गई थी, इटली में गई थी 1790 में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इनको काफ़ी, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने काफ़ी सपोर्ट करा था इन्हें, मतलब इस रिवॉल्यूशन से उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला था। और जब आर्मी गई थी तो अपने साथ ये नेशनलिज्म का आइडिया भी लेकर गई थी बाहर, क्यों। ये 1815 का मैप, ये रहा फ्रांस। जब नेपोलियन ने टेरिटरी को कब्जे में करा था, मतलब जहाँ जहाँ तक नेपोलियन की सीमा थी, जो जो एरिया नेपोलियन ने कंट्रोल में करा था, उसमें जो बदलाव लाए थे नेपोलियन ने, मतलब जो जो भी अपना काम कर रहा था अपने हिसाब से, वो ऑलरेडी फ्रांस में स्टार्ट हो चुका था। मतलब जो भी चेंज चेंज लाना चाहते हैं अपने समाज में, अपने देश में, कि यार मुझे ये पॉलिसी लानी है, वो ऑलरेडी फ्रांस में स्टार्ट हो चुका था। अब ये था कि रिटर्न टू मोनार्की, डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। अब नेपोलियन ने क्या करा, जो मोनार्की को वापस ले आया और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब होता है कि जिस चीज़ से भाग रहे थे, मतलब उस वही चीज़ वापस आ गई। मतलब जो हमें राजशाही नहीं चाहिए थी, बट राजशाही वापस आ गई। लेकिन इसके मतलब राजशाही आने के बावजूद भी नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसने कभी रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल को मतलब ख़त्म नहीं करा था। और उसने 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड लाया था। सिविल कोड को मतलब नेपोलियन कोड भी कहते हैं, जिसके तहत किसी व्यक्ति को जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं कि भैया तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम पर्टिकुलर इस कास्ट के हो, तुम्हें इसे ये काम होगा, इसे तुम मतलब ये जो जन्म सिद्ध अधिकार थे, तो उसको ख़त्म किया गया। अब सब भैया हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का, कोई भी हो, हर व्यक्ति बराबर है। और सबको राइट टू प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी का भी अधिकार है। और जो जब ये कोड, और ये जो कोड है, मतलब सिस्टम लाए थे जन्मसिद्ध अधिकार को ख़त्म करना है, अभी फ्रांस के बाहर भी गया, डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, और वहाँ पर भी इसको जो फ्यूडल सिस्टम है, वो फ्यूडल सिस्टम को भी ख़त्म किया गया। और शहरों शहरों से भी रिस्ट्रिक्शन हटाई गई। रिस्ट्रिक्शन मतलब जो भी बाउंडेशन थी शहरों में, गाँव में, हर जगह शहरों से भी जो भी रिस्ट्रिक्शन थी हटाई गई, और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया गया। और जो भी पीजेंट थे, किसान थे, कलाकार थे, वर्कर थे, जो भी न्यू बिजनेसमैन थे, अब ये नई आज़ादी को एंजॉय कर रहे थे। मतलब ये सब लोग मतलब किसी न किसी पहले से किसी न किसी बाउंडेशन में थे। अब ये जो आज़ादी आई थी, अब ये लोग इस आज़ादी को एंजॉय कर रहे थे। और जो बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल स्केल का जो बिज़नेस करते हैं, उन्हें ऐसा लगा कि वन वन नेशन का मतलब होता है हर सब जगह, मतलब जो आज़ादी आई, जो न्यू लॉज आए हैं, इनमें इन्हें ऐसा लगा कि हमें कोई ड्यूटी एक्सचेंज, मतलब कोई चार्ज ज़्यादा नहीं होंगे, या हमें ड्यूटी फ्री ट्रांसपोर्टेशन करने को मिलेगा। मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा बिजनेसमैन को, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल स्केल हैं, उन्हें ऐसा लगा।
फ्रांस ने जिन जिन एरियो पे कब्ज़े करके रखे थे, मतलब जिन जिन देशों में फ्रांस ने कब्ज़ा करके रखा था, अब वहाँ के लोग बाग थोड़े खुश हो रहे थे, कुछ दुखी हो रहे थे। उनका थोड़ा मिक्स रिएक्शन था। मतलब कुछ लोग सोच रहे थे कि जो फ्रांस में हो रहा है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो आज़ादी आई है, अब वो हमें भी मिलेगी। शुरू में हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, जैसे कि और कुछ शहर हैं, ब्रुसेल्स है, मेन से मिलान है, वारसा है, फ्रेंच है। शुरू में यहाँ के लोगों ने इनका काफ़ी स्वागत करा कि यार चलो हमें भी आज़ादी मिल जाएगी, जो अभी हम जैसी स्थिति में जी रहे हैं हो सकता है उससे बेहतर स्थिति में जिएँ। जिससे काफ़ी वो लोग खुश थे। लेकिन ये जो खुशी है लंबे टाइम तक नहीं चली, ये जो दोस्ती है दुश्मनी बदल गई। हॉस्टल मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। उन्हें ऐसा लगा जो फ्रांस ने जो कब्ज़ा करके रखा है वो थोड़ा पॉलिटिकली मतलब गलत गलत काम कर रहे हैं, और जो टैक्सेशन बढ़ा दी उनने, सेंसरशिप का काम है, और फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती कर रहे हैं क्योंकि उनको पूरा जो और उन्हें ना जाने क्या कब्ज़ा करना है। तो ये जो बात है फ्रांस की उन्हें थोड़ी सी सही नहीं लगी, इसीलिए वो फ्रांस आर्मी को भी पहले दोस्त की नज़र से देख रहे थे कि यार पे अब आज़ाद हो जाएंगे, हमें भी थोड़ा से थोड़ा बेटर मिलेगा, बट बाद में वो इसे दुश्मन की नज़र से देखने लगे थे।